नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे डिस्क्लेमर को एक बार पढ़ लें। मेरा ये वीडियो सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए है और मैं अपना व्यू शेयर करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रिलायंस कम्युनिकेशंस का, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आ रही थी रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर के। जैसा आप जानते हैं कि आजकल पेनी स्टॉक्स का बाढ़ आया हुआ है। और आलोक इंडस्ट्री तो खैर लीडर है पेनी स्टॉक्स का, और अब ये पेनी स्टॉक से बाहर निकल चुका है आलोक इंडस्ट्रीज। लेकिन इसने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है, एक माइलस्टोन इसने सेट किया। तो आज आप जिधर देखिए उधर आपको पेनी स्टॉक्स ही नज़र आएंगे, चाहे रिलायंस कम्युनिकेशंस हो, रिलायंस पावर हो, उजास एनर्जी हो, ऊर्जा ग्लोबल है, सुजलॉन एनर्जी है, जेपी पावर है, ऑप्टो सर्किट है, ब्राइटकॉम है। मतलब आप जिधर देखेंगे उधर पेनी स्टॉक ने तहलका मचा रखा है। तो आज हम बात करेंगे कि रिलायंस कम्युनिकेशन की कहानी क्या है। इसमें अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो क्यों पैसा लगाएं? क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए, या हमें इसमें कुछ पैसा लगाकर आगे फ्यूचर में देखना चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है। तो मैं आपको थोड़ा इसका फंडामेंटल बता दूं, रिलायंस कम्युनिकेशंस की कहानी में बता दूं, और इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके, और मैं जो जानकारी शेयर कर रहा हूँ इसके आधार पे आपको खुद राय बनानी है कि आपको रिलायंस कम्युनिकेशन में आगे क्या करना है। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस जो था वो स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी का सपना था। उनका सपना ये था कि मैं एक ऐसा जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसी कंपनी लेकर के आऊँ जिसकी पहुँच गांव-गांव तक हो, घर घर में हो, ताकि इसकी उपभोक्ता सबसे ज़्यादा हो, कंज्यूमर सबसे ज़्यादा हो, और साथ ही साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो और मैं इसको इतने सस्ते दाम पे उपलब्ध करा सकूं कि सारे लोग रिलायंस कम्युनिकेशंस की सर्विस लेने को बाध्य हो जाएं, मजबूर हो जाएं इसके सस्ते दाम को देखते हुए। और मैं ये गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि धीरू भाई अंबानी ने एक कर दिखाया। मतलब रिलायंस कम्युनिकेशंस का जो है वो सर्विस स्टार्ट होते ही जो उस वक्त जो नंबर 1 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी एयरटेल ने उस वक्त जो अपना रेट रखा हुआ था, आपको याद होगा कि पहले इनकमिंग का भी पैसा लगता था और आउटगोइंग का भी पैसा लगता था, और इनकमिंग का तो 1 मिनट का 16-16 रुपये तक ये लोग चार्ज करते थे। तो जो रेट जो आसमान छू रहा था, उपभोक्ताओं को जो लूटा जा रहा था, हकीकत में उतना खर्चा नहीं आता था टेलीकॉम कंपनी को जितना वो चार्ज करते थे, वसूलते थे कस्टमर से। तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने जब अपनी सर्विस निकाली तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पर सेकंड जो है वो पल्स पे इन्होंने रेट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि इनकी कॉल का जो रेट था वो काफ़ी सस्ता हो गया। यानी पहले क्या होता था एयरटेल में कि आपने 10 सेकंड का भी अगर बात किया, 10 सेकंड भी किसी से बात किया हो तो आपको जो चार्ज लगता था पूरे 1 मिनट का लग जाता था। अगर आपने 1 मिनट 1 सेकंड भी बात किया हो तो वो पूरा 1 सेकंड के कारण वो पूरे मिनट का चार्ज करते थे। यानी 1 मिनट 1 सेकंड अगर आपने बात किया तो आपको 2 मिनट का पैसा लग जाएगा। इस तरीके से लूटते थे लोग। मगर रिलायंस कम्युनिकेशंस के पल्स रेट्स के कारण, पर सेकंड के कारण, अगर आपने 32 सेकंड किसी से बात की हो तो आपको 32 सेकंड का ही पैसा लगेगा, 33 सेकंड का नहीं लगेगा। ये था रिलायंस कम्युनिकेशंस का रेट प्लान। तो इस कारण रिलायंस कम्युनिकेशंस काफ़ी पॉपुलर हुआ और इसने एयरटेल की कमर तोड़ दी। और एयरटेल ने जब ये देखा कि भाई अब मेरे सब्सक्राइबर जो है वो काफ़ी अब रिलायंस की तरफ भागने लगे हैं, तो एयरटेल ने भी उस वक्त 2 ही मेन कॉम्पिटिटर थे, एयरटेल और 2 आज वोडाफोन के नाम से है, पहले ये हच के नाम से हुआ करता था। तो फिर इन लोगों ने भी अपने कॉल रेट कम करना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे उपभोक्ताओं को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये जो धीरू भाई अंबानी का जो सपना था, ये सपना उनका पूरा हुआ। मगर हुआ क्या कि कुछ बुरे डिसीज़न के कारण, जब आपको पता है कि कंपनी, जब धीरू भाई अंबानी का देहांत हो गया तो मुकेश अंबानी ने अपना बिजनेस अलग किया और धीरू भाई अंबानी ने अनिल अंबानी ने अपना बिजनेस अलग किया। तो अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशंस चला गया।
ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज गई, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, बहुत सारी कंपनी गई, मगर मैं आज बात करूंगा रिलायंस कम्युनिकेशंस का। तो रिलायंस कम्युनिकेशंस कंपनी जो है, रिलायंस कम्युनिकेशंस कंपनी अनिल अंबानी के हिस्से में चली गई। मगर अनिल अंबानी ने कुछ इस तरीके का जो है वो डिसीजन लिया जिसके कारण रिलायंस कम्युनिकेशंस पे कर्ज बढ़ता चला गया और इस कंपनी पे 30,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया। और इन्होंने लगभग 30 से ज़्यादा बैंकों से कर्ज लिया था, यहाँ तक कि इन्होंने चाइनीज़ बैंक से भी कर्ज लिया हुआ था अनिल अंबानी ने। तो जब कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया और कंपनी जब अपने कर्ज को नहीं लौटा पा रही थी, तो सभी लेंडर्स ने ये फैसला किया कि अब भाई इस रिलायंस कम्युनिकेशंस को हम सेल करेंगे और सेल करके अपना पैसा वसूल करेंगे। तो सारे लेंडर्स ने जब ये फैसला किया और रिलायंस कम्युनिकेशन को ये सेल करने लगे, तो उस वक्त ये इनका मुकेश अंबानी का जो जियो था, वो जियो अभी स्टार्ट हो रहा था और मुकेश अंबानी को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी जिसको कि वो अपने जियो नेटवर्क में यूज़ कर सकें। तो इन्होंने देखा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस का तो सेल हो रहा है सारा उसका इक्विपमेंट वगैरह, तो मैं इसमें जाकर बीड करूं। तो मुकेश अंबानी ने जाकर रिलायंस कम्युनिकेशंस में बीड किया, मगर लेंडर्स को उनका ऑफ़र पसंद नहीं आया और उन्होंने मुकेश अंबानी जी के जो है ऑफ़र को, जो रिलायंस जियो ही मैं बोलूँगा, रिलायंस जियो के ऑफ़र को उसने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद और उन्हें कोई मनपसंद ऐसा कोई बीडर मिला नहीं जिससे कि उन्हें जो है वो जो उन्होंने अपना कुछ पैमाना तय किया हुआ था लेंडर्स ने, वो पैमाना पे खरे उतरे। तो उन्होंने फिर क्या कहा कि सोचा कि इस कंपनी को मैं NCLT में ले जाता हूं। तो सारे लेंडर्स मिलकर कंपनी को, रिलायंस कम्युनिकेशंस को NCLT के अंतर्गत ले गए और उन लोगों ने, लेंडर्स ने, जो कि 30 से ज़्यादा थे, उन लोगों ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को कहा कि तुम एक रेजोल्यूशन प्लान बनाओ और ऐसा रेजोल्यूशन प्लान बनाओ जिसमें कि जितने भी लेंडर्स हैं उनका हित भी उसमें तुम ध्यान रखना, उनके हित का ध्यान रखना, और साथ ही साथ जो 30,000 करोड़ का जो उससे ज़्यादा का जो लोन दिया गया था रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऊपर, उसमें 28,000 करोड़ का जो लोन था वो सिक्योर्ड लोन था। तो उन्होंने कहा लेंडर्स ने कि जो हमारा सिक्योर्ड लोन है वो लोन का भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम पैसा जो है उसका वो हम लोगों को मिल जाना चाहिए। और इसके लिए उन लोगों ने एक COC कमेटी बनाई, डेट इज़ कॉल्ड ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो उन्होंने क्रेडिटर्स की एक कमेटी बनाई, कुछ लोगों को उस कमेटी में रखा और उनको कहा कि जो भी रेजोल्यूशन प्लान बनेगा रिलायंस कम्युनिकेशंस की तरफ से, उस प्लान को रिव्यू करना और उसके बाद देखना है कि वो प्लान सही है या नहीं है। जैसा रिलायंस कम्युनिकेशंस को कहा गया है तो उसने रेजोल्यूशन प्लान्स में सारे लेंडर्स के हितों का और जो सिक्योर्ड लोन है उसका ध्यान रखा है या नहीं रखा है। तो रिलायंस कम्युनिकेशंस ने जो रेजोल्यूशन बनाया, उस रेजोल्यूशन को COC ने, यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया और उसके बाद फिर जो है उसके अकॉर्डिंग वो इसको आगे की प्रक्रिया के में लग गए। मगर रिलायंस जियो ने दोबारा फिर बीड किया और इस बार रिलायंस जियो अपने साथ एक नए पार्टनर को लेकर के आई। उस पार्टनर का नाम है UV एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है और ये रियलिटी सेक्टर की कंपनी है। तो इन दोनों ने मिल करके, रिलायंस जियो और ये UV एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर फिर से बीड किया और फाइनल जो डील हुआ, जिस पे अग्री हुए, वो 21,700 करोड़ पे फाइनल जो है वो डील हुआ। उसमें रिलायंस जियो ने ये कहा कि 4,700 करोड़ मैं दूंगा और उसके बदले में इसके जो भी फाइबर नेटवर्क्स हैं या जो इनका इक्विपमेंट है, जो टावर्स है, ये सारा मैं लूँगा। यानी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारा मैं लूँगा और बाकी जो इनके रिलायंस कम्युनिकेशंस का बिल्डिंग्स हो गया या इनका जो है डेटा सेंटर हो गया, ये UV एसेट जो है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लेगी। यानी कि जो, अगर आप यहाँ पे अगर इसको ऐसे समझें कि जो इनके जो इक्विपमेंट हुए, जो मशीनरीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम का, वो तो रिलायंस ले लेगी, रिलायंस जियो में यूज़ करेगी, और जो बिल्डिंग्स है उसको कमर्शियल पर्पस के लिए वो UV एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यूज़ करेगी। तो यहीं पे जो है वो मेन जो है वो चीज़ वो समझने वाली यहाँ पे है। क्या? वो ये है कि जब कंपनी पार्ट में, पुर्जे में बिक गई, यानी कुछ कंपनी का हिस्सा रिलायंस जियो ले गया, कुछ चीज़ें जो हैं वो UV एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ले गई, तो फिर कंपनी के पास बचा क्या? जो आप अगर इसमें निवेश कर रहे हैं और ये सोचकर आप निवेश कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा रिलायंस कम्युनिकेशन में, तो लॉन्ग टर्म के लिए तब अच्छा होगा ना जब कंपनी बिजनेस करेगी। कंपनी जब चलेगी ही नहीं, जब कंपनी ही जब बिक गई। और दूसरी बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये मार्केट में
बहुत लोग ये न्यूज़ फैला रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस कम्युनिकेशन को नहीं ले रही है। मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, रिलायंस कम्युनिकेशंस के जो पार्ट पुर्जे हैं, जो इक्विपमेंट है, जो उसके फाइबर नेटवर्क्स वगैरह जो है, उन सब को जो है वो ले रही है, वो कंपनी को नहीं ले रही है। रिलायंस जियो रिलायंस कम्युनिकेशन को एक्वायर नहीं कर रही है और ना उसको अब चलाएगी, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन को चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसका कारण ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो था वो CDMA टेक्नोलॉजी पे था और हम आज GSM टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। आपको जो इंटरनेट कनेक्शन है, सारा कुछ मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये GSM टेक्नोलॉजी के कारण मिल रहा है। तो CDMA से GSM टेक्नोलॉजी पे आप उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो सोचिए कि कितना हज़ार करोड़ का आपका खर्चा आएगा, पहली बात। दूसरी बात, रिलायंस कम्युनिकेशन जब कंपनी बंद हुई उसके बाद से आप देखिए इधर 4G और 5G की ओर हम बढ़ रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो 4G या 5G कंपनी है ही नहीं। तो अब उस टेक्नोलॉजी को भी अगर कोई अपग्रेड करना चाहेगा कि हम रिलायंस कम्युनिकेशन को 4G या 5G के प्लेटफॉर्म पर लाएं, उसमें भी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो आप ये देखिए कि एक तो 20,000 और 25,000 करोड़ में कंपनी खरीदो, उसके ऊपर से और 20-25,000 करोड़ लगाओ उसको अपग्रेड करने में, तो ये नुकसान का सौदा हुआ या फ़ायदे का सौदा हुआ। इसलिए कोई भी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को खरीद करके और इस बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करेगी और इस बिज़नेस को आगे नहीं चलाएगी। तो रिलायंस कम्युनिकेशन की सर्विस बंद हो चुकी है, टेलीकॉम सेक्टर से आउट हो चुका है। ठीक है, अब आगे जो है ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करने जा रही है रिलायंस कम्युनिकेशंस। तो फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों देख रहे हो? और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मार्केट चल रहा है ये पूरा का पूरा सेंटिमेंट पे चल रहा है, या जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि हो क्या रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन में, और कुछ जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने इसको 60 और 70 पैसे से उठा करके 75 पैसे से उठा करके इसको आज 3 रुपये के रेट तक पहुंचा दिया। वो फिर इसमें अपना गेम खेलेंगे, क्योंकि कंपनी तो रही नहीं ना। कंपनी जब पुर्जे में बट गई, आपका घर है, आपने फ्रिज किसी और को बेच दिया, वॉशिंग मशीन किसी और को बेच दिया, आपने अपना डाइनिंग टेबल किसी और को बेच दिया, टीवी किसी और को बेच दिया, घर किसी और को बेच दिया, तो फिर चीज़ें तो बिखर गई ना। फिर आपके हाथ में रहा क्या? वही काम है रिलायंस कम्युनिकेशन में हो रहा है। तो मैं इसमें जो इन्वेस्टेड हैं, मैं उनको ये मतलब कहना चाहूँगा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कि अगर आपने भी इसमें 60 पैसे 70 पैसे या 1 रुपये पे अगर शेयर ले रखा है, और अगर आप 2 गुना या 2.5 गुना अगर मल्टी फोल्ड हो गया है आपका इक्विटी, तो आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। यानी आप या कम से कम अपना प्रिंसिपल अमाउंट, तो जो इन्वेस्टमेंट है आपका, उतना पैसा तो निकाल ही लें, और बाकी अगर आपको शौक़ है इसमें रखने का, इक्विटी खरीद कर रखने का, तो आप इसमें छोड़ दें। आगे देखिए फिर क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी इसमें निकाल लें, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट सट्टा पे चल रहा है और सेंटिमेंट पे चल रहा है, इसका फंडामेंटल कुछ भी नहीं है। क्योंकि कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया है वो मैं बता रहा हूँ, जनवरी में जो जून में जो ये कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया था, उसमें कंपनी 199 करोड़ रुपए के नुकसान में थी। सितंबर में जो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है उसमें कंपनी जो थी वो 28,681 करोड़ रुपए नुकसान में चली गई थी। अगर आप ध्यान दीजिए, कंपेयर कीजिए दोनों डेटा को। जून में 199 करोड़ रुपए का नुकसान था, मगर सितंबर में 28,681 करोड़ रुपए का नुकसान था। और अगर आप दिसंबर का देखेंगे तो 13,929 रुपये का 929 करोड़ का नुकसान था, 13,929 करोड़। यानी सितंबर से कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का ऑपरेशन बंद हो गया, तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर कम हो गए, लाइबिलिटी कंपनी पे कम हो गई। मगर आज भी 13,929 करोड़ का नुकसान कोई कम नहीं है। कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं बुक कर रही है, ऊपर से और कंपनी बिक रही है, कंपनी के पार्ट पुर्जे बिक रहे हैं। तो आपका इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना समझदारी की बात होगी, अपना प्रिंसिपल निकाल लेना ही समझदारी की बात होगी। आगे आपकी मर्जी, आप जैसा उचित समझें वैसा करें। ये मेरा व्यू था, ये मेरा आकलन था, एनालिसिस था कंपनी के बारे में, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।